हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 13। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को एग्जांपल नंबर 12 बताया था, जो ये वाला क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन जो बेसिकली जुलाई 2019 और मार्च 2020 में आया था। आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये भी 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन फर्क बस इतना है कि ये अगस्त 2020 में पूछा गया था और मई 2021 में पूछा गया था। ठीक है। अभी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, तो वो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कैसे सॉल्व करना होता है। और आज की क्लास में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक ये क्वेश्चन है और एक और छोटा सा क्वेश्चन है जो अभी ये खत्म होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन एग्जाम में लगभग कंफर्म है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन में आता ही आता है। और वैसे क्वेश्चन हम आने वाली क्लास में और भी बहुत सारा सॉल्व करेंगे। आज फिलहाल मैं एक सिंपल दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर्स में से खरीदी करने वाले ग्राहकों की खरीदी के बिल की राशि प्रमाण्य वितरण का अनुसरण करती है। ध्यान से सुनना कि ग्राहकों की जो राशि खरीदी की राशि है वो किसका अनुसरण कर रही है? प्रमाण्य वितरण का। यानी कि हमारा ये घंटाकार वाला चैप्टर का है, इससे पता चल जाएगा। फिर लिखा है कि उनके बिल की राशि का माध्य माध्य कितना दिया हुआ है? 800 रुपए। और प्रमाप विचलन कितना दिया हुआ है? 200 रुपए। ये दो इन्फॉर्मेशन दिया, तो पहले इन दोनों इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इन्फॉर्मेशन को लिखने की बात करता हूं तो यहाँ पे हमें क्या करना है वो देखो। हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। क्या लिखेंगे? सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 13। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें माध्य माध्य को हम किससे दर्शाते हैं? म्यू से। और प्रमाप विचलन को हम किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से। ध्यान से सुनना, माध्य और प्रमाप विचलन ये दो जानकारी दिया हुआ है। माध्य जो है वो हमें कितना दिया हुआ है? 800 रुपए। और प्रमाप विचलन कितना दिया हुआ है? 200 रुपए। तो यहाँ लिखेंगे 800 और यहाँ लिखेंगे 200। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि किसी एक दिन, ध्यान से सुनना, यदि किसी एक दिन 1200 से अधिक रकम के बिल वाले ग्राहकों की संख्या, ध्यान से सुनना, सवाल में बोला है किसी एक दिन, अब कौन सा दिन है वो भगवान जाने, लेकिन 1200 से अधिक रकम के बिल वाले ग्राहकों की संख्या। तो 1200 से अधिक रकम, और देखोगे सवाल में तो यहाँ पे बिल की ही बात किया गया है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा एक्स। तो एक्स हमारा कितना दिया हुआ है? 1200। पर सवाल में बोला है कि यहाँ पे क्या है कि 1200 से अधिक। तो 1200 से अधिक को हम कैसे दर्शाएंगे वो ध्यान से सुनना। अधिक। तो 1200 से अधिक का मतलब मैंने क्या बताया था? मैंने अधिक का मतलब बताया था ग्रेटर देन। क्या बताया था मैंने? ग्रेटर देन का मतलब अधिक। राइट। और मैंने कहा था इसको कैसे लिखेंगे, तो ग्रेटर देन मतलब 1200 से अधिक है, तो ये हो गया 1200 और ये हो गया अधिक। लेकिन क्या है? एक्स। तो हमारा ये जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1200। क्या हो जाएगा? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1200। अब दूसरा आगे जो पॉइंट लिखा था कि बिल वाले ग्राहकों की संख्या कितनी है? 57 हो, तो उस दिन स्टोर में आए ग्राहकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से सुनना कि लोगों ने, जिन ग्राहकों ने ये खरीदी किया है, इनकी संख्या कितनी दी है? इनकी संख्या दी है 57। अब ध्यान से सुनना, ये जो संख्या दी होती है ये होती है हमारी अपेक्षित संख्या। अब हमें ये कैसे पता चला कि अपेक्षित संख्या दिया गया है? क्योंकि इस सवाल में अगर ध्यान से देखोगे तो हमें x की वैल्यू पहले से ही दे दिया है। और अगर x की वैल्यू पहले से ही दे दिया है तो यहाँ पे जो आंसर होता वो प्रोबेबिलिटी होता, अगर यानी कि संभावना। तो संभावना जो होता है वो ज्यादातर कैसा होता है? पॉइंट में होता है। दूसरा, अगर मान लो संभावना नहीं दिया होता, या मान लो संभावना फिर से दिया होता, तो उसमें क्या होता? ज्यादातर ऐसे होता कि हमारे पास मान लो 57 ग्राहक हैं जो 1200 से अधिक वाले हैं, और उसके साथ साथ हमें कुल की भी जानकारी दी होती। तो जब ऐसी जानकारी दी होती है, मतलब कि जो संख्या है और कुल की जानकारी, तो समझ जाना कि वो हमें आंसर दिया हुआ है। राइट। लेकिन इस वाले में हमें आंसर भी दिया है, लेकिन वो अलग तरीके का दिया है जिसका हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसको यूज कैसे करेंगे वो सुनना। ये जो संख्या 57 दिया हुआ है, इसके लिए हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी चीज की अपेक्षित संख्या ज्ञात करनी हो, या किसी भी चीज की संख्या ज्ञात करनी हो, तो कैसे होगा वो सुनना। अगर हमें ये अपेक्षित संख्या ज्ञात करनी है कि 1200 से अधिक, ध्यान से सुनना, 1200 से अधिक बिल का किस दिन, मतलब कि कुल ग्राहकों की संख्या कितनी है, तो अगर हमें वो निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपेक्षित संख्या बराबर n गुणे संभावना।
और n गुणे संभावना किसका, तो संभावना लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1200 का। ध्यान से सुनना, संभावना किसका निकालेंगे, इसी का निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। और ये p क्यों लिखा, p मतलब प्रोबेबिलिटी, जो हम फर्स्ट चैप्टर में भी करते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा x ग्रेटर देन 1200। पर हमें ये तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे कितना आंसर आने वाला है, ये हमें तो आंसर पता ही नहीं है ना। लेकिन हमें ये पता है कि 1200 से अधिक बिल वाले ग्राहकों की संख्या कितनी है, 57। ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे अपेक्षित संख्या हमें पता है कि ये है 57। अब यहाँ पे लिखेंगे n गुणे, अब ये है क्वेश्चन मार्क, राइट। तो अब हमें यही निकालना होगा, क्वेश्चन मार्क क्या होगा, यानी कि हमें निकालना पड़ेगा इसका संभावना। तो संभावना कैसे निकालोगे वो ध्यान से सुनना। मैंने कहा था कि जो हमें x की संख्या दी होती है हमें उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, z में। और z का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो x की वैल्यू है 1200, म्यू की वैल्यू है 800 और सिग्मा की वैल्यू है 200। तो 1200 में से 800 गया तो ये आएगा 400 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ जाएगा 2। यानी z की वैल्यू कितना आ गया है, 2। और अगर अब हम इसको z में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या हो जाएगा, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसको लिखेंगे कैसे, ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो मैंने कहा था कि जब भी आपको ग्रेटर देन दिया हो, ग्रेटर देन का मतलब से अधिक दिया हो, तो हमें किधर जाना होता है, हमें जाना होता है प्लस की तरफ। कहाँ जाना होता है, प्लस की तरफ। ये मैंने आपको पिछले कई क्लासों में ये बात समझाई है, यानी जितनी भी क्लासें मैंने अभी तक ली हैं सभी क्लासों में ये बात मैंने समझाई कि ग्रेटर देन हो तो लेस देन हो तो क्या करना होता है। तो अब हम लिखेंगे कैसे इसको, वो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ऐसा ग्राफ। ठीक है, मेरा ग्राफ थोड़ा ढंग से नहीं बनता है क्योंकि ये जो टैबलेट है या यूं कहो कि जो टैब है इस पे प्रॉपर कितना मेजरमेंट जैसे होता है ना कि हाथ नहीं बैठ पाता है कि ये लाइन वाइन खींचना सब हो जाता है। ये ड्राइंग वाला ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर मैं स्लो स्लो करूंगा तो होगा, लेकिन स्लो स्लो करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए मैं स्पीड में ऐसे कर दे रहा हूँ। ओके, तो अब ध्यान से सुनना। अब बोला है कि ग्रेटर देन का मतलब होता है प्लस की तरफ, तो ये हो गया आपका माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया z इज इक्वल टू 0 और ये हो गया प्लस इनफाइनाइट। अभी हमें जाना किस तरफ है, प्लस की तरफ। और सवाल है कि हमें शुरू कहां से करना होगा। तो मैंने कहा था कि ये जो संख्या दी होती है ये वो दी होती है जहां से हमें शुरू करना होता है। तो ये क्या दिया हुआ है, 2। और ये 2 कैसे दिया, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्लस। तो हम कहां से शुरू करेंगे, प्लस की तरफ से। और हमें जाना किधर है, प्लस की तरफ ही जाना है। तो हम प्लस की तरफ मतलब इस तरफ से ऐसे जाएंगे। ये जो ड्राइंग बना है क्या हुआ है, ये ड्राइंग बना है एक तरफ। ध्यान से सुनना, ये ड्राइंग कैसा बना है, एक तरफ। और मैंने कहा था कि जब एक तरफ ड्राइंग बनता है तो हमें क्या करना होता है, बड़ी में से या बड़े वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी होती है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो देखो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले अगर आप बड़ी वैल्यू देखोगे तो हमारा ये 0 से शुरू होता है, इनफाइनाइट पे खत्म होता है। यानी बड़ी वैल्यू के लिए लिखेंगे 0 लेस देन z लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट। और उसमें से अब हमें छोटी वैल्यू माइनस करनी, छोटी कौन सी है, तो यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, ये हमारी कौन सी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है। इसको लिखेंगे कैसे, 0 लेस देन z लेस देन z1, z1 के ये जो इसकी वैल्यू है वो 2 है, तो मैं सीधा 2 लिखूंगा। 2 और z में फर्क नहीं दिख रहा है तो रुक जाओ मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 लेस देन z लेस देन इक्वल टू 2। चलो 2 ऐसे बर्दाश्त कर लेना, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, पूरा वैल्यू, तो इसकी पूरी की वैल्यू होती है 0.5। अब ये इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू हमें पीछे देखना पड़ेगा। तो चलते हैं बुक में और सबसे लास्ट वाले पेज में। सबसे लास्ट वाला पेज है 216 नंबर। अब z की वैल्यू कितना है, 2। और z की वैल्यू 2 है, 2 के बाद कुछ संख्या नहीं लिखा है। तो 2 के बाद कुछ संख्या नहीं लिखा तो हम किस में देखेंगे, 0 में देखेंगे। और 0 में देखोगे तो कितना है, 0.4772। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.5 माइनस 0.4772। अब 0.5 में से 0.4772 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.5 माइनस 0.4772। तो ये आ जाएगा 0.0228। यानी हमारी जो संभावना आया है कि कितने लोगों का बिल जो है वो 1200 से अधिक है, उसकी संभावना आई है 0.228। अब मैंने कहा था कि अब हमें करना क्या है, अब हमें यही वैल्यू यहाँ पे रख देना है। तो वो कैसे होगा, ध्यान से सुनना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 57 इज इक्वल टू n इंटू, एक क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या मिल गया है, 0.0228। क्लियर है। अब ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 57 बटे में 0.0228 इज इक्वल टू कैपिटल N। तो 57 बटे में 0.228 करो, 57 बटे में 0.0228, तो ये आ रहा है 2500। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा कि N इज इक्वल टू 2500। यानी टोटल 2500 कस्टमर्स हैं
उस दुकान में, और उसमें से हमारे 57 कस्टमर ऐसे हैं जिनका बिल जो है वो कितना है, 1200 से अधिक है। क्लियर हुआ इतना? तो ये होगा हमारा आंसर, यानी इज इक्वल टू 2500 रुपए। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और लिखते कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं वो भी आइडिया लग गया होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। तो ये 120, एक मिनट, 1 इवन जो है एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये मैं सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, और जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है। मैं आपको एक्सरसाइज में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे करवा दूंगा, क्योंकि जितने एग्जाम में आए मैं सारे करवा दूंगा, इस ये शॉर्ट वाले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शॉर्ट वालों में आपका नंबर कटे, तो मैं शॉर्ट वाले सारे ही करवा दूंगा। अब इसको ध्यान से देखना कैसे क्या करना होता है। सवाल में लिखा गया, एक प्रमाण वितरण के लिए प्रथम चतुर्थक और औसत विचलन दो जानकारी दिया। प्रथम चतुर्थक कितना दिया है, 20, और हमारा औसत विचलन कितना दिया हुआ है, 24। फिर बोला है तो उस वितरण के भूइष्ठक के मूल्य का अनुमान निकालिए। क्या बोला है, भूइष्ठक के मूल्य का अनुमान। तो चलते हैं, पहले सवाल लिख लेते हैं, बाद में भूइष्ठक भी निकालते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर पहले लिख देता हूँ 21। क्वेश्चन में दो जानकारी दिया गया है। पहला जानकारी क्या दिया था, पहला है प्रथम चतुर्थक, ध्यान से सुनना, प्रथम तक। और प्रथम चतुर्थक का मतलब होता है Q1। क्या होता है, Q1। और Q1 की जो वैल्यू दिया गया वो 20 दिया गया है। उसके बाद आपका दिया हुआ है औसत विचलन। क्या दिया हुआ है, औसत विचलन। और औसत विचलन की जानकारी दिया हुआ है 24। तो यहाँ पे लिखेंगे औसत विचलन इज इक्वल टू 24। क्लियर है? औसत विचलन को हमने क्या बोला था, मीन डेविएशन। क्या लिखे थे हम, मीन डेविएशन। अब सवाल में पूछा है भूइष्ठक। क्या पूछा है, भूइष्ठक। तो भूइष्ठक का मतलब होता है Z। लेकिन ध्यान से सुनना, हमने आज तक कहीं भी Z का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, पर हमें ये बात पता है, हमें ये पता है कि मीन और मीडियन, यानी कि म्यू इज इक्वल टू ये एम इज इक्वल टू जेड, यानी कि माध्य, माध्यिका और भूइष्ठक तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और एक ऐसे केस में माध्य, माध्यिका और भूइष्ठक का अगर बराबर होते हैं, तो हमने पढ़ा था जिसमें माध्यिका का फॉर्मूला हो जाता है Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। क्या हो जाता है, Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें कैसे भी करके Q3 और Q1 चाहिए। तो क्वेश्चन में देखोगे तो Q1 ऑलरेडी अवेलेबल, यानी प्रथम चतुर्थक। तो ये Q1 तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अब हमें चाहिए Q3। अब हमें Q3 ढूंढना है, उसके बाद हमारा वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे भूइष्ठक का फॉर्मूला ये हो गया है, और अब हमें चाहिए Q3। तो Q3 कैसे निकालोगे, अभी तो Q1 दिया है और इसको, इसमें से तो कोई पॉसिबल नहीं है। तो देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है औसत विचलन। अच्छा चलो, औसत विचलन का एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो भी हमें पता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा औसत विचलन। क्या लिखूंगा यहाँ पे, औसत विचलन। औसत विचलन का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था 2/3 सिग्मा। हमने क्या देखा था, 2 बाई, नहीं औसत का नहीं था, सॉरी, ये औसत का 4 बाई था, 2/3 ये था, चतुर्थक का विचलन था। तो 4/5 सिग्मा ये फॉर्मूला था। औसत विचलन इज इक्वल टू 4/5 सिग्मा। अब औसत विचलन का जो आंसर है वो हमें दिया हुआ है 24। कितना दिया है, 24। 4/5, और ये क्या है, सिग्मा। ध्यान से सुना, 4/5 सिग्मा। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 24, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 24 × 5 ÷ 4 इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा को यही रहने दिया, बाकी का हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 छक 24, तो 6 पच्चे 30, यानी सिग्मा की वैल्यू आ गई है हमारे पास 30। अब क्वेश्चन ये है कि हम सिग्मा कहाँ इस्तेमाल करेंगे, सर हमारे पास, हमको सिग्मा नहीं चाहिए, हमको चाहिए Q3। तो Q3 कैसे मिलेगा वो ध्यान से सुनना। अब हमारे पास सिग्मा मिल गया है, और एक फॉर्मूला और हमको आता है, और वो आता है चतुर्थक का फॉर्मूला, यानी चतुर्थक विचलन। ध्यान से सुनना, चतुर्थक विचलन। तो चतुर्थक विचलन का फॉर्मूला होता है 2/3 सिग्मा। क्या होता है, 2/3 सिग्मा। अब 2/3 इंटू सिग्मा की वैल्यू कितना है, तो सिग्मा की वैल्यू 30 हम लोगों ने निकाल लिया है। तो अब इसमें क्या सॉल्व कर रहे हो सर, ये तो चतुर्थक विचलन मिलेगा, नहीं, चतुर्थक विचलन का एक और फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना होगा, ये होता है Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। क्या होता है,
Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है आपका चतुर्थक विचलन का फॉर्मूला। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको कट पिट करेंगे तो ये हो जाएगा 20। फिर यहाँ लिखेंगे Q3 माइनस Q1, तो Q1 आपका कितना है, Q1 भी आपका कितना है 20 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो Q3 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 इंटू 2, तो Q3 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 दूना 40, तो Q3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 प्लस, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 40 प्लस 20, यानी कि Q3 का वैल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा 60। क्लियर है। Q1 का हमारे आ गया था, पहले से बुक में दिया था कि Q1 की जो वैल्यू है वो है 20 और हमारा जो Q3 है वो भी आ गया हमारा 60। अब हमें क्या चाहिए भूइष्ठक, और भूइष्ठक का फॉर्मूला लिखा है Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमने कहां से पढ़ा था, ये इस वाले रूल के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है, जो हमारा गुणधर्म था, गुणधर्म में ये सारे फॉर्मूलाज हैं, और इसीलिए मैंने गुणधर्म की क्लास अलग से लेके बताई थी। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो गुणधर्म वाली क्लास जरूर देख लेना, ठीक है। तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं। Q3 का मिला है 60, Q1 का मिला है 20, तो 60 प्लस 20 कितना होगा 80, तो 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 40, यानी कि हमारा जो भूइष्ठक आया है वो कितना आ गया है 40। क्लियर है इतना। और इसी में अगर हमको पूछा होता माध्य या हमें पूछा होगा माध्यिका, तो भी कितना हो जाएगा हमारा 40। क्लियर है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन आज का, जो बेसिकली एग्जाम में कई बार पूछा है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाली क्लास में काफी सारे करवाऊंगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको सिर्फ सैंपल दिखाना चाहता था। क्लियर है इतना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, ये भूलना नहीं है।